Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग मेरान यूनिवर्सिटी पास्ट पेपर्स। मेरान यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स की एक और लेक्चर वीडियो को हम आगाज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मेरान यूनिवर्सिटी के अंदर जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पास्ट ईयर्स के अंदर उसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होते हैं, उन एमसीक्यूज को हम देख रहे होते हैं। बेटा मैंने मेरान यूनिवर्सिटी के 2024 के 2023 के पास्ट पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं। मजीद जितने पेपर्स अवेलेबल हैं अब मैं टॉप 10 सीरीज के अंदर उनको भी कवर करवा रहा हूँ। एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप मेरान यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं तो मेरान यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए मेरा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो चुका है। उसका लाजमी तौर पे आपने हिस्सा बनना है। देखो बैच का आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। लाइव क्लासेस के अंदर बैच के अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स की डिटेल लेक्चर्स मिलते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको बेसिक टू एडवांस लेवल एक एक चीज कवर करवा रही होती है। ना सिर्फ आपको चीजें कवर करवाई जाती हैं, बल्कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स क्लासेस के अंदर कवर करवाए जाते हैं। तमाम के तमाम मल्टीपल प्रैक्टिसेस आपकी क्लासेस के अंदर कवर करवाई जाती हैं। इसके अलावा आपके प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। इधर आप मेहरान की तैयारी कर रहे हैं, नस्ट की कर रहे हैं, एनईडी यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं, फास्ट की कर रहे हैं, जीआईकेआई की कर रहे हैं, या कायदे अवाम की कर रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, इस बैच के अंदर आपको तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करने का मौका मिलता है। यानी कि एक ही बैच के अंदर आप नस्ट की, फास्ट की, एनईडी की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, प्यास की, जीआईकेआई की, कायदे अवाम की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस बैच में कवर कर सकते हैं। आईबी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीबीए के लिए चाहे सीएस के लिए, वो भी इस बैच में कवर करवाई जाएगी। आपको अलग से बिजनेस मैथ्स पढ़ाई जाती है। इस बैच के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स, चाहे वो एडवांस मैथ्स हो, चाहे वो बिजनेस मैथ्स हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, चाहे वो आईक्यू का पोर्शन हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, हर चीज कवर करवाई जा रही होती है आपके बैचेस के अंदर। तो भाई पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी बैचेस के अंदर कवर हम लोग करवा रहे होते हैं। आज की क्लास के अंदर पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। देखिए बेटा हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कहता है द रेशो 1:1:2 represent the sides of a triangle. What type of triangle does it form? यानी कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स का रेशो गिवन है। आपके पास एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स का रेशो क्या आ रहा है, 1:1:2 के बराबर। तो एग्जामिनर कह रहा है ये किस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलेटरल को, आइसोसेलेस को, या नॉट अ ट्राइंगल। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी टिक करके आ जाते हैं। वो बोलते हैं सर, चूंकि देखिए सर हमारे पास एक ट्राइंगल ट्राइंगल कैसा होता है भाई, सबको पता है ना ट्राइंगल ये शेप होती है। तो आपको बेसिकली जो तीनों साइड्स है ना, ये साइड ए हो गई, ये साइड बी हो गई, ये साइड सी हो गई, तो आपको इन तीनों साइड्स का रेशो गिवन है, ए रेशो बी रेशो सी। तो अक्सर बच्चों कहते हैं कि सर देखें हमारे पास जो तीनों साइड्स का रेशो आ रहा है उसमें देखें दो वैल्यूज सिमिलर आ रही हैं। तो सर दो साइड्स अगर सिमिलर होंगी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। हालांकि भाई ये रेशो गिवन है। तो भाई अगर मुझे चेक करना है ना कैसा ट्राइंगल है क्या है, तो आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो कि आया ये ट्राइंगल है कि नहीं ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, वो देखते हैं कि भाई दो साइड्स के आपको रेशो गिवन है 1:1। तो वो कहते हैं सर दो साइड्स की वैल्यू शायद सिमिलर आ रही है। हालांकि भैया ये आपको रेशो गिवन है, रेशो के अंदर एक नॉर्मल वैल्यू में डिफरेंस होता है, नॉर्मल सी बात है। रेशो किसे कहते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म को किसी भी टर्म की। तो आप सबसे पहले अगर ये चेक करना चाहते हो कि वाकई में ट्राइंगल है भी कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम होता है। आप लोगों ने अगर ज्योमेट्रिकल एक्सेस मुझसे लिए होंगे तो मैंने वहां पे आपको सिखाया होगा ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। तो हम इसके ऊपर इसको वेरीफाई कर सकते हैं जल्दी से। ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल को वेरीफाई करना चाहते हो कि आया वो ट्राइंगल है कि नहीं है, तो याद रखिएगा सम ऑफ टू साइड्स किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, सम ऑफ टू साइड्स हमेशा बड़ी आनी चाहिए, सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हमेशा याद रखिएगा ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या कहता है कि सम ऑफ टू साइड्स हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड आना चाहिए। ये बेसिक ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम आपसे कहता है कि सम ऑफ टू साइड्स हमेशा कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन दी थर्ड साइड आना चाहिए। अगर आप दो साइड्स का सम लेते हो, ये हमेशा आपके पास इनकी वैल्यू बड़ी आनी चाहिए दो साइड्स के मुकाबले के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं कि आपको इन तीनों साइड्स का रेशो क्या गिवन है, 1:1:2। अगर मैं दो साइड्स कंसीडर करता हूं 1 और दूसरी भी 1, तो 1 + 1, क्या ये मेरे पास ग्रेटर देन थर्ड साइड आएगी? नहीं, थर्ड साइड तो मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तीसरी वाली साइड क्या है, अगर मैं ट्राइंगल की दो साइड्स को 1 और 1 कंसीडर कर रहा हूं, तीसरी साइड क्या है, 2 के बराबर। अगर मैं दो साइड्स का सम लेता हूं,
क्या ये बड़ी आ रही है थर्ड साइड के मुकाबले में? नहीं, बड़ी तो नहीं आ रही। ये किसके बराबर है? ये तो इक्वल टू 2 आ रही है, तो ये तो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। या फिर अगर आप दो साइड ले लो, एक साइड 2 लेते हो, एक साइड आप 1 ले लेते हो, क्या ये दोनों साइड बड़ी आ रही है थर्ड साइड के मुकाबले में? नहीं, थर्ड साइड तो 1 के बराबर है, तो सूरत में भी वेरीफाई नहीं होगा। तो कहने का मकसद क्या है कि दुनिया में कोई भी ट्राइंगल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम को वेरीफाई करता है कि आप किसी भी दो साइड्स का सम लेते हो, अगर आप किसी भी दो साइड्स का सम लेते हो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन दी थर्ड साइड होना चाहिए। सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। ये बेसिक ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम होता है कि भाई आप दो साइड्स का अगर सम कर रहे हो तो सम करने के ऊपर आप कोई सी भी दो साइड ले सकते हो। आपको लगता है 1 + 1 नहीं लेना, आप 2 और 1 की साइड ले लो। तो भाई मेरी अगर ट्राइंगल के अंदर रेशियोज गिवन है, मुझे साइड्स का 1 1 1 और 2 फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 1 और 2 दो साइड्स का सम लेता हूं, तो क्या मेरे पास आंसर ग्रेटर देन थर्ड साइड आ रहा है? थर्ड साइड क्या बचती है? थर्ड साइड 1 बचती है। नहीं, ये तो नहीं आ रहा, ये तो छोटा आ रहा है भैया। इसका मतलब ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम वेरीफाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये जो आपको रेशियो गिवन है ये ट्राइंगल के एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ये ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा दुनिया के अंदर, ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है कि भाई सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नॉट अ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है फाइंड द n+1 th टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस a की होल पावर n यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन की लॉजिक ये है कि एग्जामिनर कहता है n+1 th टर्म कैलकुलेट करनी है। एक्सपेंशन क्या गिवन है? आपको गिवन है x प्लस a की होल पावर n यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम आपसे क्या कहता है? बाइनोमियल थ्योरम बहुत सिंपल सा थ्योरम है भाई। ये कहता है TR+1, कहता है कि भाई तुम्हें अगर n+1 th टर्म निकालनी है तो कैसे निकालोगे? TR+1 th टर्म होती है ये, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n कॉम्बिनेशन r, a की पावर के अंदर n माइनस का r इंटू b की पावर के अंदर r। अब यहां पे देखो, आपको फर्स्ट टर्म आपकी क्या गिवन है? x गिवन है, सेकंड टर्म आपको b गिवन, सेकंड टर्म जो b होती है वो आपको a गिवन है। तो मेरा फॉर्मूला इसके रिस्पेक्ट से क्या बन जाएगा? इसके रिस्पेक्ट से बन जाएगा n कॉम्बिनेशन r a यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है? x के बराबर, तो x की पावर में आ जाएगा n माइनस का r। सेकंड टर्म यानी कि b, सेकंड टर्म जो b होता है ना, वो यहाँ पे क्या गिवन है आपको? इस केस में a गिवन है, a की पावर में r। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला पूछा हुआ है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में। भाई ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को बैचेस के अंदर पढ़ा रहा होता हूँ। तो भाई हमारा न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें ना सिर्फ मेरान की तैयारी कवर होगी बल्कि आईबीएस अखर, आईबीए कराची, एनईटी यूनिवर्सिटी, नस्ट यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, जीआईकेआई, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी है वो क्लासेस में कवर करवाई जाएगी। लाइव क्लासेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट भी कवर होंगे और तमाम के तमाम पास पेपर्स भी इंशाल्लाह ताला आपको कवर करवाए जा रहे होंगे। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरे पास? हमारे पास जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x+3 होल पावर 7 यूजिंग द बाइनोमियल फार्मूला। अब देखो भाई, यहाँ पे एक शॉर्टकट होती है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत मेथड पे सॉल्व करेंगे, आप इसको एफएससी वाले मेथड पे सॉल्व करने लग जाओगे कि आप कंपैरिजन करवा के निकाल रहे हो। इस क्वेश्चन को अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है? पांचवी टर्म की वैल्यू बताओ। क्या कह रहा है? पांचवी टर्म की वैल्यू बताओ। तो भाई पांचवी टर्म की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसको निकालने की एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? कि देखो भाई, तुमसे एग्जामिनर क्या कह रहा है? पांचवी टर्म की वैल्यू बताओ। तो पांचवी टर्म का मतलब क्या है कि आपको जल्दी से मालूम होना चाहिए। भाई मैं बाय द वे आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो, मुझे कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करनी है पांचवी टर्म की वैल्यू। तो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? TR+1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r, a की पावर के अंदर n माइनस का r इंटू b की पावर में r। नॉर्मल सी बात है, सारे बच्चे मानते हो। तो अब देखो, पांचवी टर्म का मतलब क्या है कि मुझे अगर T5 की वैल्यू निकालनी है तो R क्या होगा? R हमेशा हमारे पास होता है टर्म नंबर से एक कम। अगर आपको पांचवी टर्म निकालनी है तो R क्या होगा? 4। अगर आपको 10वीं टर्म निकालनी है तो R क्या होता है? 9। अगर आपको 20वीं टर्म निकालनी है तो R क्या होगा? एक कम, 19। अगर आपको 35वीं टर्म निकालनी है तो R क्या होगा? 34 यानी कि 34। तो R हमेशा जो भी टर्म नंबर होता है उससे एक कम होता है। तो भैया देखो, मेरे पास R की वैल्यू क्या है? 4। तो T4+1 तभी तो 5 बन रहा है। तो n कॉम्बिनेशन R, n किसे कहते हैं? देखो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन, अच्छा बेटा अब देखो इसको फाइनली कैसे एक्सपेंड करवाओगे? आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले को क्या करवाना है? बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले को आपने यहाँ पे एक्सपेंड करवा देना है। आपके पास क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म क्या गिवन है और सेकंड टर्म क्या गिवन है, उसको जरा जल्दी से चेक कर लेते हैं। मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को अगर मैं लॉजिकली देखूं तो भाई यहाँ पे मेरे पास सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्या है? एन कॉम्बिनेशन आर। एन किसे कहते हैं? जो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है उसके ऊपर वाली वैल्यू को हम एन कहते हैं। एन की वैल्यू क्या है? 7 के बराबर, कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन। आर किसके बराबर है? आर बराबर है 4 के। ए का मतलब क्या होता है? ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2x के बराबर है, सही है। और पावर में क्या आ जाएगा? n माइनस का r, तो ऑब्वियसली इट शुड बिकम 7 माइनस का 4। बी किसके बराबर है? सेकंड टर्म के, सेकंड टर्म क्या है आपके पास? 3 के बराबर। पावर में क्या आ जाएगा? r, r का मतलब 4।
इसको अब आप सिंप्लीफाई करवा लो भैया। याद रखिएगा मेरान के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आपको तमाम की तमाम मैथ्स कैलकुलेटर के बगैर करनी है भाई। कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो खुदारा कैलकुलेटर का आपने इस्तेमाल नहीं करना। यही चीज मैं आप लोगों को क्लासेस के अंदर बता भी रहा होता हूँ बार बार, सारी की सारी प्रैक्टिस आपको कैलकुलेटर बगैर करनी है, इसको ध्यान में रखिएगा। 7 कॉम्बिनेशन 4 का फॉर्मूला क्या होगा भैया? 7 कॉम्बिनेशन 4 को एक्सपेंड करवाइए, ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। 7 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 का 4 फैक्टोरियल। इसको ओपन अप करवा लीजिए तो क्या बन जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 फैक्टोरियल पे ले जाके रोक दोगे। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 के बराबर। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को काट दोगे तो 6 से 6 कट गया। 7 5 क्या होता है? 35। 7 5 क्या होता है? 35। 7 5 क्या होता है? 35। तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ गया? 35 का 35 आ गया। यहाँ पे देखो क्या है? 2x की पावर। अब देखो बेटा, 7 में से अगर 4 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 7 में से 4 निकालोगे तो जाहिर सी बात है 3 बचेगा। 3 की पावर 4। अब आपकी बेसिक मैथ्स के अंदर हमें देखो 3 की पावर स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9। 3 का क्यूब क्या है? 27। 3 की पावर 4 क्या होता है? 81 के बराबर। आपको बेसिक स्क्वायर्स और बेसिक क्यूब्स याद होने चाहिए हमेशा। 3 का स्क्वायर क्या है? 9। 3 की पावर क्यूब क्या है? 27। 3 की पावर 4 क्या है? 81। हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 की पावर 4 81 के बराबर। 35 का 35 एज इट इज। अब देखो 2x का क्यूब। 2 का क्यूब किसके बराबर होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का क्यूब होता है 8 के बराबर, तो 8 का 8 आ गया, x क्यूब का x क्यूब आ गया, इंटू 81 का 81 आ गया। तो भैया देखो, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, 35 इंटू 8 और फिर 81। अब सबसे आसान तरीका क्या है? पहले 35 और 8 को मल्टीप्लाई करवा लो। 35 को आपने यहां पे रखा, 8 को यहां पे रखा, 5 इंटू 8 40 के बराबर, 0 का 0 4 यहां पर। 8 3 इज 24, 8 3 इज 24। 24 में 4 का इजाफा करोगे तो क्या बन जाएगा? 28। तो ये बन गया 280। अब देखो यानी कि अब आपको क्या करना है? आपने 35 इंटू 8 करा, 280 आ गया। अब 280 को फाइनली मल्टीप्लाई करवाओगे 81 के साथ। एक यहाँ पे क्विक हैक है भाई, क्विक एक हमारे पास ट्रिक क्या आ रही है कि देखो लास्ट वाला जो जीरो आ रहा होता है ना किसी भी टर्म के एंड के अंदर, इसको आप अभी काउंट ना करो, इसको आपने एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख दिया। सिंपल, आप 28 को 81 से मल्टीप्लाई कर दो। 28 को क्या करवा दो? 81 से मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे? 28 को मैंने रखा यहाँ पर, 28 को मैंने रखा यहाँ पर, 81 का 81 एज इट इज। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 8 1 जार 8, 1 2 जार 2, क्रॉस का क्रॉस, डबल मल्टीप्लीकेशन। 8 8 जार 64 64, 4 का 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पर। 8 2 जार 16, 16 के अंदर 6 का इजाफा। 16 के अंदर अगर आप 6 का इजाफा करोगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर होगा? ये हमारे पास आ जाएगा 22 के बराबर। 21 और 22 के बराबर, तो 22 का 22 यहाँ पर हमारे पास एडिट आ गया। सही है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा दीजिए आप। क्या करवा दोगे? ऐड। तो यहाँ पे आ गया 8, 4 और 2 किसके बराबर होता है? 6 के, और ये 22 का 22 हमारे पास एज इट इज आ गया। 22 का 22 हमारे पास एज इट इज आ गया। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, 28 को जब आपने 81 से मल्टीप्लाई करा तो किसके बराबर आया? 2268 के बराबर आया। किसके बराबर आया? 2268 के। तो यानी कि मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? 2268 इंटू एक्स क्यूब के बराबर। किसके बराबर आ गया? 2268 इंटू एक्स क्यूब के बराबर। अच्छा ये देखो, ये जीरो आपने इग्नोर किया था ना, लास्ट वाला जीरो, तो इसको आप सबसे एंड में लगाओगे। लास्ट वाला जीरो आपने खुद इग्नोर किया था, इसको आप सबसे ज्यादा एंड में लगा दोगे, तो आपका फाइनल आंसर क्या है? 22680 इंटू एक्स क्यूब के बराबर। तो भैया इस तरीके से हमारा फाइनली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बताओ भाई क्या मुश्किल बात है? कौन कहते हैं कि भाई मुश्किल है? भाई तमाम की तमाम मैथ्स के अंदर कैलकुलेटर का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कैलकुलेटर के बगैर हमें सारी की सारी मैथ्स कवर करनी होती है। तो भाई ये तमाम चीजें मैं आपको लाइव क्लासेस के अंदर सारी चीजें पढ़ा रहा होता हूँ। तो भाई न्यू बैच हमारा इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, आपने उसका लाजमी तौर पे हिस्सा बनना है। तो मेरान के तमाम पास पेपर्स हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर रहे होंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आप मेरान के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज की भी तैयारी कवर अप कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे उसको आप ज्वाइन अप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है इवेल्युएट -1 की होल पावर में n इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। यानी कि आपको n की वैल्यू बताई हुई, एक सिंपल आपको एक एक्सपेंशन गिवन है, या आपको सिंपल तरीके से एक्सप्रेशन गिवन है मैथमेटिकल, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि n की वैल्यू 2 पे सॉल्व करना है। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे बेटा? भाई सिंपल सी लॉजिक है। आपने सिंपल तरीके से जहां जहां एन आ रहा है वहां पे 2 को प्लॉट कर देना है, जहां जहां एन आ रहा है वहां पे क्या कर देना है? 2 को। जहां जहां एन आ रहा है वहां पे एन की वैल्यू 2 क्वेश्चन में गिवन है उसको डाल दीजिए। तो जहां जहां एन आ रहा था मैंने वहां पे देखो 2 को डाल दिया, तो क्या बन गया? ये बन गया सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1, एडिटिव का एडिटिव, पावर के अंदर 2 का 2। अब 2 में से 2 को जब माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? 0, और नीचे 2 का 2। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा? दुनिया में कोई भी टर्म अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास 0 ही बनता है, तो -1 की पावर ये 0 आ गया, नीचे डिवीजन में 2 आ रहा है। क्या आपको मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है? मैथ्स का बुनियादी तरीन कॉन्सेप्ट, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में अगर 0 आ जाए, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में अगर 0 आ जाए तो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। -1 की पावर 0 का मतलब क्या है? 1 का होना।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। इनफैक्ट ये क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी आता है, आंसर में एक ऑप्शन गिवन होता है -1/2। अक्सर बच्चे -1/2 प्रेडिक्ट कर देते हैं। भाई दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो जाए तो क्या बन जाती है, 1 के बराबर आ जाती है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 1/2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई डिटरमाइन दी करेक्ट रिलेशनशिप, कि भाई तुम्हारे पास रैशनल नंबर सबसे बड़ा है, फिर होल नंबर है, फिर नेचुरल नंबर है, या फिर आपके पास नेचुरल नंबर है, फिर होल नंबर है, फिर रैशनल नंबर है, या फिर होल नंबर है, फिर नेचुरल नंबर है, फिर रैशनल नंबर है, या फिर नेचुरल नंबर है, रैशनल नंबर है, फिर होल नंबर है। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो सबसेट होते हैं किसका, होल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से ऑनवर्ड। फिर आपके पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये एक सबसेट है किसका, होल नंबर्स का। होल नंबर्स के अंदर 0 ऑनवर्ड भी आ रहे होते हैं। फिर होल नंबर जो है वो एक सबसेट है किसका, रैशनल का। उसमें नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है। तो भाई यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, रैशनल है, देन होल नंबर है, देन आपके पास नेचुरल नंबर आ रहा है। तो रिमेंबर दिस थिंग, इस रिलेशन को हमेशा याद रखिएगा कि सबसे बड़ा क्या होता है आपके पास, रैशनल, उसके बाद जाके आपके पास होल नंबर, उसके बाद जाके आपके पास नेचुरल नंबर। ये बेसिक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है 2,6,12,30,42,30,56,72,90,110 आइडेंटिफाई द टर्म दैट डज नॉट फॉलो द पैटर्न। क्वेश्चन को आसान तरीका है चेक करने का, पैटर्न को पहले समझो कौन सा पैटर्न आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या आ रहा है मेरे पास, अगर आप इस क्वेश्चन की लॉजिक को पिक करो तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर मैं देखूं कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कौन सा ऐसी टर्म है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती, तो भाई सबसे पहले 2 आ रहा है। अगर मैं देखूं तो फिर 2 के बाद क्या है, 6 आ रहा है। तो 2 और 6 के अंदर 4 का डिफरेंस है, ओके। फिर मेरे पास 6 के बाद 12 आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, ओके। यानी कि देखो, अगर मैं एक काम करूं ना, अगर मैं एक चीज देखूं, अगर मैं करता हूं, अगर मैं एक चीज देखूं, मेरे पास जो पहली वाली टर्म है वो 6 - 2, अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखूं तो 6 - 2 क्या बनता है, 4। सही है। अगर मैं 12 में से 6 को माइनस करता हूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 के बराबर, ओके। अगर मैं फिर 20 में से 12 को माइनस करूं, अगर मैं 20 में से 12 को माइनस करूं तो क्या बनेगा, ये बनना चाहिए 8। सही है ना, 20 में से 12 जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 30 में से 20 को माइनस करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 10। यानी कि देखो, ये जो डिफरेंस मेरे पास चल रहा है, यहाँ पे आपके पास 2 का टेबल चल रहा है। यानी कि हमारे पास जो डिफरेंस चल रहा है वो कैसा चल रहा है, हमारे पास डिफरेंस चल रहा है इवन नंबर्स का। ये बात समझ में आ रही है कि भाई देखो, मैंने जब पहले दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस निकाला वो 4 आया, फिर जब मैंने इन दोनों नंबर्स के दरमियान डिफरेंस निकाला वो 6 आया, फिर जब मैंने इन दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस निकाला वो 8 आया, फिर जब मैंने इन दोनों नंबर्स से डिफरेंस निकाला वो 10 आया। अब जाहिर सी बात है, इन दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस क्या होना चाहिए, 12 का। अगर तो सही सीरीज है, इनके दरमियान क्या होना चाहिए फिर 14 का। इनके दरमियान का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 16 का। इनके दरमियान का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 18 का। नॉर्मल सी बात है ना भाई, 18 हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होना चाहिए, 20 का। तो आप चेक कर लोगे, जहां पे डिफरेंस मिसिंग है ना, वो आपको पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। जहां पे भी डिफरेंस फॉलो नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल 42, ऑप्शन नंबर ए अगर मैं चेक करूं, 30 - 42, अगर मैं 42 में से 30 को माइनस करता हूँ, क्या यहाँ पे डिफरेंस फॉलो हो रहा है, बिल्कुल फॉलो हो रहा है, 12 आ रहा है। सही है, 12 आना चाहिए था, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, अगर मैं 56 देखूं तो 56 माइनस का 42 करके चेक कर लीजिए, 6 में से 2 गया 4, चांस है यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो भाई 72 और 90 पे चेक कर लो। यानी कि अगर मुझे चेक करना है तो मैं इन दो पे चेक कर लेता हूँ, किसके ऊपर, 72 के ऊपर। 72 को 90 पे जरा चेक करो भाई, 90 माइनस का 72, डिफरेंस क्या आ रहा है, 10, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7, 8 में से 7 गया 1, 18, 18 का फॉलो हो रहा है। और अगर मैं इधर चेक करूं 90 और 72 के ऊपर, तो उस सूरत में क्या बनता है भैया, अगर मैं 72 का और 56 का चेक करूं, कि भैया अगर मैं 72 का 56 से डिफरेंस को चेक करता हूं, ये बन गया 6, 12, 12 में से 6 गए 6, 6 में से 5 गया 1, 16। यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो है ना, कोई भंड मारा हुआ था, उस भंड को हमारे मेरे टाइपिस्ट ने सही कर दिया है। तो यानी कि आपको मैंने कंप्लीट क्वेश्चन ही बता दिया कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे उस क्वेश्चन के अंदर बेटा टाइपिस्ट ने लिखते हुए कहीं पे कोई गलती कर दी है, क्योंकि पूरी सीक्वेंस ही सही आ रही है, पूरी सीक्वेंस भी सही आ रही है, सबके अंदर डिफरेंस फॉलो हो रहा है। सही है, आइडेंटिफाई द टर्म डज नॉट फॉलो द पैटर्न, पूरी टर्म ही पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक एक 90 और 110 को भी करूंगा तो 20 ही बनेगा, 90 और 110 को करूंगा 20 ही बनेगा। इसका मतलब पैटर्न थ्रू आउट द सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, तो कोई भी चीज की गलती नहीं आ रही है हमारे पास। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर भी सेम लॉजिक है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया पैटर्न पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, 5, 10, 17, 26, 37। एग्जामिनर इसमें सेम पैटर्न आपसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, तो बताइए कौन सी वैल्यू इसके अंदर फॉलो नहीं कर रही पैटर्न को। अब आपके पास ये वाला भी सेम तरह का क्वेश्चन आ रहा है
कि भैया कौन सी वैल्यू फॉलो नहीं कर रही। तो भाई देखो, पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर 26 है, फिर 37 है। तो अगर मैं 10 माइनस का 5 करता हूं तो क्या बनेगा? 5 बनेगा। अगर मैं 17 माइनस का 10 करता हूं तो क्या बनेगा? 7 बचेगा। अगर मैं 26 माइनस का 17 करता हूं तो क्या बनना चाहिए? अगर मैं 26 माइनस का 17 करता हूं, अगर मैं 26 माइनस का 17 करता हूं तो क्या बनेगा? 26 में से 17 को माइनस करो, दो में से एक गया 16। 16 में से 7 को अगर आप निकालोगे तो 16 माइनस का 7 किसके बराबर आ जाएगा? 16 माइनस का 7 डायरेक्टली 26 माइनस 17 9 बन जाएगा ना यार। आसान चीज है भाई। 26 में से अगर मैं 17 को माइनस कर रहा हूँ तो डायरेक्टली 9 बन जाएगा ना। 16 में से जब 7 निकालोगे, जाहिर सी बात है वो तो 9 ही बचेगा। यानी कि 26 माइनस 17 क्या बन गया? 9 बन गया। तो मेरे पास ऑड नंबर्स की देखो सीरीज फॉर्म हो रही है। पहले 5 ऑड नंबर आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया। 5 के बाद 7, फिर 7 के बाद 9, नेक्स्ट 11 का आना चाहिए डिफरेंस। तो अगर मैं नेक्स्ट डिफरेंस चेक करूं 37 माइनस के 26 का, तो किसके बराबर आएगा? 37 माइनस के 26 का, 37 में से 26 को निकालो, 7 में से 6 गया, एक 3 में से 2 गया, एक 11 का। तो यानी कि नेक्स्ट नंबर आपको एग्जामिनर ने क्या कहा है? नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट नंबर का डिफरेंस क्या होगा? 13 का डिफरेंस होगा। तो अब आप खुद देखो, हमारे पास लास्ट नंबर 37 था। तो 37 के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ? 13 को ऐड करता हूँ, नेक्स्ट नंबर का डिफरेंस 13 का होगा ना। 37 प्लस का 13 क्या बन जाएगा? 7 और 3 10 का 0 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो क्या बन जाएगा? 50 का। यानी कि देखो, मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 50 का, क्योंकि 50 में से जब मैं लास्ट नंबर 37 को माइनस करूंगा तो डिफरेंस क्या बनेगा? 13 का। ये बात समझ में आ रही है भाई? कैसे सॉल्व करा? बच्चों वाली मैथ्स है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। कि आपको सबसे पहले एक सीक्वेंस गिवन है, आपको उसका लास्ट नंबर बताना है। तो लास्ट नंबर कैसे निकालोगे इसका? मुझे साफ तौर पे देख रहे डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई? डिफरेंस मेरे पास आ रहा है, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है ना। ऑड नंबर पहले 5 का डिफरेंस आया, फिर 7 का आया, फिर 9 का आया, फिर 11 का आया। आपको अगर आखिरी नंबर कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालोगे? जाहिर सी बात है 11 के बाद का डिफरेंस क्या होगा? 13 का होगा। 11 के बाद का डिफरेंस क्या होगा? 13 का होगा। मैं 13 को सिंपल तरीके से लास्ट नंबर में एडअप करवा दूंगा तो मेरे पास लास्ट नंबर आ जाएगा। जितना डिफरेंस था उसको एडअप करवा दो, आंसर आ जाएगा। दैट्स अ बेसिक लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह की लॉजिक का आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है एक और सीक्वेंस। ये सीक्वेंसेस वाले क्वेश्चन रिसेंट मेहरान के पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो आपने इनकी तैयारी बहुत तरीके से कवर अप करनी है। एग्जामिनर कह रहा है 4, 9, डैश, 25, 36, यानी कि कह रहे हैं बीच का नंबर बताओ कौन सा गायब है। अब देखो 4 के बाद क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 9 के बाद ब्लैंक आ रहा है। उसके बाद 25 है, फिर 36 है। अरे अकल को इस्तेमाल करो, ऊपर वाले ने अकल बांटी है बेटा। 4 क्या होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। बीच में देखो डैश आ रहा है। फिर 25 क्या होता है? 25 होता है 5 का स्क्वायर। फिर 36 क्या होता है? 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है? बीच में आपके पास क्या नंबर मिसिंग है? 4 का स्क्वायर मिसिंग है ना। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 के बराबर। 16 ऑप्शन होगा। ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं भाई, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है किसका? इलिप्स का। कैसे पहचानोगे? मैंने आपको एक शॉर्टकट पढ़ाई थी कॉनिक्स के अंदर के बेटा इलिप्स के अंदर आपकी कंडीशन क्या होती है? आपका जो इक्वेशन होती है उसमें एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। इलिप्स की इक्वेशन की कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, वाई स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, दोनों के दोनों हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होने चाहिए, तभी इक्वेशन इलिप्स की फॉर्म होती है। हाँ, कोफिशिएंट्स आपके हमेशा डिफरेंट होंगे। अब देखो, मुझे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है। तो इलिप्स के अंदर हमारी कंडीशन क्या होती है कि भाई जो भी आपके पास बड़ा नंबर होता है वो आपका ए स्क्वायर होता है, जो भी आपका छोटा नंबर होता है वो आपका बी स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर है किसके? 25 के, और बी स्क्वायर बराबर है किसके? 9 के। तो बेटा देखो, मेरे पास सिंपल ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। आपको इलिप्स में क्या निकालना है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इलिप्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिंपल 2b² डिवाइडेड बाय ए के बराबर। लेट्रा रेक्टा की वैल्यू, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द लेटेस्ट रेक्टम, या फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये तमाम एक ही चीज के नाम आ रहे हैं। अगर मुझे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट करना है तो किसके बराबर आएगा? 2b²। बी स्क्वायर क्या है? 9 के बराबर। और नीचे डिवीजन के अंदर ए किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो ए किसके बराबर होगा? ए बराबर होगा हमारे पास 5 के। तो क्या बन जाएगा? 2 9 * 18, 2 9 * 18, नीचे 5 का 5। आंसर क्या आ गया? 18/5। भाई ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों को बैजेस के अंदर इसलिए कहता हूं कि भैया वहां पे आपकी तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से कवर हो रही होती है। पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको एक एक सब्जेक्ट एक एक चीज पढ़ा रही होती है। तो भाई बैजेस के अंदर आपको ये तमाम चीजें, मैंने तमाम कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी गिव दिए हुए बेटा। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मेरी शॉर्टकट के ऊपर विद इन सेकंड पे सॉल्व कर सकते हो। जनरल कह रहे हैं फाइंड द एसेंट्रिसिटी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 1। आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई एसेंट्रिसिटी की वैल्यू बताओ। अब भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? हमेशा याद रखिएगा, पहले इक्वेशन देखो। इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? किसकी इक्वेशन आ रही है? ये इक्वेशन आ रही है बेटा आपके पास सिंपल तरीके से इलिप्स की। सही है ना?
मैंने एक और शॉर्टकट क्या बताया था, इलिप्स के अंदर जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती है उसका मेजर एक्सिस होता है, नॉर्मल सी बात है। आसान चीज क्या है कि भाई इलिप्स के अंदर जो भी आपकी बड़ी वैल्यू आ रही है ना फ्रैक्शन के अंदर, वो आपका ए स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पे देखो 36 और 20 में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 36 बड़ी वैल्यू है, 36 क्या है, बड़ी वैल्यू है। ए स्क्वायर किसका है, 36 का है। बी स्क्वायर छोटी वाली वैल्यू को कहते हैं, तो बी स्क्वायर किसके बराबर है, 20 के। यानी कि बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर भी गिवन आ गया, बी स्क्वायर भी गिवन आ गया, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखो भाई, मुझे ए स्क्वायर भी पता है, मुझे बी स्क्वायर भी पता है। मुझसे एग्जामिनर क्या कहता है, मुझसे एग्जामिनर कह रहा है एसेंट्रिसिटी। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालने की एक बड़ी बेहतरीन शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, ई इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे डिवीजन में ए स्क्वायर। तो बेटा देखो, आपके पास ए स्क्वायर क्या है, 36 के बराबर, आपके पास बी स्क्वायर क्या है, 20 के बराबर। नीचे डिवीजन के अंदर ए स्क्वायर क्या है, 36 के बराबर। तो सिंप्लीफाई अगर आप इसको करवाते हो, 36 में से 20 को माइनस करवाओ। 36 में से जब आप 20 को माइनस करवाओगे तो क्या बनेगा, 36 माइनस का 20। 36 माइनस का 20 क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल तरीके से ये आ गया 16 के बराबर। किसके बराबर आ गया, 16 के। और नीचे 36 का 36 एज इट इज। अंडर रूट 16 क्या होता है, रूट 16 बराबर होता है किसके, 4 के। रूट 36 किसके बराबर होता है, 6 के, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है, 4। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या है, 6 के बराबर। सिंप्लीफाई करवा दो, 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया। तो बेटा मेरे पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। इस तरीके से हमारा ये एमसीक्यू भी सॉल्व हो गया भाई। ये तमाम चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर क्लासेस के अंदर पढ़ाई हुई ऑलरेडी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर ये हमारे आज की क्लास के टॉप 10 एमसीक्यूज मेहरान यूनिवर्सिटी के अपने मध्य के अंजाम पे पहुंचते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेहरान यूनिवर्सिटी, इफ यू आर preparing for the NED, if you are preparing for the nurse, if you are preparing for the fast, या पाकिस्तान के किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ये तमाम चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी क्लासेस के अंदर पढ़ाई भी होती है, समझाई भी होती है। देखो क्लासेस का आपको फायदा ही क्या मिल रहा होता है, क्लासेस के अंदर आपको सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि भाई टॉप की पाकिस्तान की टॉप कैपेटेड फैकल्टी लाइव क्लासेस के अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट की तैयारी कवर अप करवा रही होती है। चाहे वो आपके पास मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो बिजनेस मैथ्स हो, चाहे वो जनरल मैथ्स हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव मैथ्स हो। आपके ई कैट के बैचेस अलग होते हैं, नर्स के बैचेस अलग होते हैं, आपके पर्टिकुलरली बी कैट के बैचेस अलग होते हैं। इधर आप बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो फास्ट के, आप बिजनेस स्कूल में अप्लाई करो, लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, आईबीए के, लम्स के, तो आपकी प्रॉपर्ली वहां पे क्लासेस अलग चल रही होती हैं। आप एमटी कैट के लिए कोई आपका दोस्त अप्लाई कर रहा होता है, तो एमटी कैट के हमारे बैचेस अलग चल रहे होते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, क्लासेस के अंदर, लाइव क्लासेस के अंदर आपकी जूम के ऊपर प्रॉपर क्लासेस होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा बैचेस का क्या होता है कि भाई आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर कि आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइडेड होती है, कि अगर आप खुद से कोई चीज जल्दी कवर अप करना चाहते हैं उसको भी कवर अप कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर मेहरान की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स हम कवर करवा रहे होंगे। आप एनईडी के राउंड 1 से पहले एक दफा कोर्स कवर होगा, एक दफा आपके पास एनईडी के राउंड 2 से पहले कोर्स कवर होगा, एक दफा मेहरान के राउंड 1 से पहले होगा, एक दफा मेहरान के राउंड 2 से पहले होगा। इसके अलावा तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप हो रहे होते हैं भाई। यूट्यूब के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, मगर यूट्यूब के ऊपर और लाइव क्लासेस में डिफरेंस क्या है कि भाई यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर जो डिटेल लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइडेड होते हैं। यहाँ पे तमाम की तमाम चीजें, लाइव चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं। सेकेंडली, जो रीसेंट पेपर्स हैं, जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं यूनिवर्सिटीज के, वो डिस्कस किए जा रहे होते हैं, उनकी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही होती है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। ये टेस्ट सेम पैटर्न के ऊपर कंडक्ट होते हैं, जैसे कि नर्स का, फास्ट का, एनईडी का, आईपीए का, लम्स का टेस्ट कंडक्ट होता है। जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका प्रॉपर्ली आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप डिटेल में देख सको कि आपने कहाँ पे कोई गलती करी है, कहाँ पे कोई चीज करी है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो भी सॉल्यूशन आपको टेस्ट होता है, उस टेस्ट का आपको प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। रिमेंबर दिस थिंग। सही है। इसके अलावा आप लोगों को एक एक चीज बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल पे लेके जाई जाती है, आपके तमाम पास पेपर्स कवर होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसका हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।